गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 7 जून और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग इम्पोर्टेंट न्यूज़ को देखेंगे। ओके, चलिए। सबसे पहला जो है ना, ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है और आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। चाहे आप इस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप इसका कर रहे हो या वनडे एग्जाम का कर रहे हो, ठीक है। उसके लिए ये फैक्ट जो है ना इम्पोर्टेंट है। इस बार जो है ना G7 तो ग्रुप 7 बोलते हैं, इस बार जो है कहाँ पे हो रहा है? कनाडा पे हो रहा है। कनाडा। और आपको पता है ना, कनाडा बहुत न्यूज़ में चला था क्योंकि भारत और कनाडा के बीच में जो संबंध थे, काफ़ी तनावपूर्ण और देखने को मिला था, ठीक है? खालिस्तानी सपोर्टर को लेकर। लेकिन अभी जो वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई है ना, और वो जो है ना भारत के साथ अपने संबंध को मजबूत करने का प्रयास कर रही है, ठीक है? हम लोग बात करेंगे वहाँ पे, जैसे प्रधानमंत्री कार्नी, इनका नाम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। G7 कहाँ पे होगा? कनाडा में। और हमारे प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। वहाँ पे पता है क्या ऑप्शन लिख देगा अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो? डॉक्टर एस जयशंकर। नहीं, इस बार जो ग्रुप 7 का जो मीटिंग होगा, उसमें जो है हमारे प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे? डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेंगे। और कनाडा के प्रधानमंत्री का भी नाम याद रखिएगा। क्या नाम है उनका? कार्नी। ठीक है? कार्नी। ये हो गया। एक और फैक्ट याद रखिएगा, जिस जगह पे हो रहा है ना, कनाडा सभी को याद होगा। आपको, हमको सब जानते हैं कनाडा में ग्रुप 7 का होगा। लेकिन कनाडा में किस जगह हो रहा है ना, इसको बहुत कम लोग इसको फोकस करेंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा, कनाना सिकस, ये जो जगह है ना, कनाना सिकस, ठीक है? ओके, तो आप इसको फैक्ट को याद रखेंगे। ग्रुप 7 पहले ग्रुप 8 हुआ करता था, लेकिन रसिया को बाहर कर दिया गया यहाँ पे। क्यों किया गया? क्योंकि 2014 में यूक्रेन का जो जगह था, जो लैंड था, क्रीमिया, उस पे कब्जा कर लिया। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो यहाँ पे ग्रुप जो 8 था पहले, वो ग्रुप 7 में क्या हो गया? टूट गया, स्प्लिट हो गया। ठीक है? ये तमाम फैक्ट जितना भी मैंने डिस्कस किया ना, सारे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे आपका इंटरव्यू हो, पूछे ही जाएँगे। ओके? सेकंड क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। देखिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में आज चर्चा किया गया क्योंकि शायद वर्ष ही ये था, 81वीं जो 41वां है ना, मतलब 41 इयर्स हो गया इसका। ठीक है? तो कितना इयर्स हो गया? 41 ईयर हो गया। ऑपरेशन, ठीक है? ऑपरेशन ब्लू स्टार। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है ना, किससे जुड़ा हुआ है? तो आपको बता दें, ये ऑपरेशन जो है ना, ब्लू स्टार 1984 में स्टार्ट किया गया था। और जो स्वर्ण मंदिर है, जो गोल्डन टेम्पल आप देख रहे हैं ना गोल्डन टेम्पल, तो वहाँ पे उग्रवादी लोग वहाँ पे घुस गए थे। तो उसको बाहर खदेड़ने के लिए जो यहाँ पे ऑपरेशन ब्लू स्टार को लॉन्च किया गया था। ध्यान रखिएगा। तो अभी चर्चा में क्यों आ गया? क्योंकि अभी जो ऑपरेशन ब्लू स्टार का जो 41 ईयर हुआ, तो यहाँ पे कुछ खालिस्तानी समर्थक ने नारा लगाया, ठीक है? इस कारण से न्यूज़ में आ गया। खैर, सरकार उससे निपट लेगी, लेकिन जो फैक्ट है जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ये गोल्डन टेम्पल वाला ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 क्यों निकाला गया था, ये फैक्ट को आप याद रखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अभी 71 होने वाला ना, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 71 अगस्त में, तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। अभी आपका यूपी पीसीएस होने वाला है, फिर वहाँ पे भी आरओ होने वाला है। बिहार में अभी आपका जो है ना एएसओ का एग्ज़ाम होगा। फिर आपने देखा कि डीएसओ का भी वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है? एफएओ का वैकेंसी आया हुआ है, फील्ड असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, अभी बिहार का सीजीएल आएगा, ठीक है? फिर आपका कौन-सा आएगा? अभी एसआई का एक फॉर्म भी निकला हुआ है ना? और एक वो रेंजर फॉरेस्ट का भी निकला हुआ है। इतने-इतने सारे एग्ज़ाम है बिहार में, और सभी के लिए जो है ना, जितना भी हमने फैक्ट डिस्कस किया ना, आप उसको ध्यान रखेंगे, सब में आपका हेल्प करेगा। अब आते हैं यहाँ पे, क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? इस टॉपिक को इसलिए लिए ना, आरबीआई के बारे में हम लोग जानेंगे आज। आरबीआई से बहुत फैक्ट पूछता है। आरबीआई जो है ना, कब बना था? 1935 में। इसका नेशनलाइज़्ड कब हुआ था? 1949 में। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछे गए हैं आपका। तो अभी न्यूज़ में इसलिए आ गया ना,
एक होता है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन होता है ना? तो मुद्रास्फीति बोलते हैं, इसमें क्या होता है, वस्तुओं के प्राइस जो है ना, बढ़ जाते हैं। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए 2 जो संस्थाएँ होती है ना, रिस्पॉन्सिबल होती है। एक तो हमारा आरबीआई और एक हमारा सरकार, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव लेती है, जो प्रयास करती है ना, उसको बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। क्या बोलते हैं उसको? फिजिकल पॉलिसी। और जो आरबीआई जो कदम उठाती है ना, उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। फैक्ट को भी याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। अभी वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है? तो यहाँ पे देख लीजिए, संजय मल्होत्रा, इनका नाम याद रखेंगे आप, संजय मल्होत्रा, ठीक है? ये हो गया। अभी जो है ना, मतलब सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, एसएलआर, ठीक है? रेपो रेट, इन तमाम दरों का रेट को कम कर दिया गया है। इसका इम्पैक्ट भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या पड़ेगा? जब रेट कम करते हैं ना, तो बैंक के पास क्या होता है? पैसा ज़्यादा आता है। और पैसा अगर जाता है आता है ना, तो लोगों को लोन देता है, ठीक है? क्रेडिट देता है, सस्ते दरों में। अगर सस्ती दरों में लोन मिलेगा, तो ईएमआई भी क्या होगा? ठीक है? ईएमआई का फुल फॉर्म बताइएगा आप लोग। तो यहाँ पे ईएमआई भी क्या हो जाते हैं? सस्ते हो जाते हैं, ठीक है? इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आते हैं एमपीसी के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, इसका हेड कौन करते हैं? आरबीआई गवर्नर, याद रखिएगा। ऑप्शन पर पता है आपको क्या दे देगा? फाइनेंस मिनिस्टर दे देगा, याद रखिएगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का जो हेड होते हैं ना, आरबीआई होते हैं। पुलिस में कितना मेंबर होते हैं? 6 होते हैं, उसमें गवर्नर इंक्लूड करके, ठीक है? ये देखिए फैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये वाला क्वेश्चन जो है ना, पूछे गए हैं। अब आ जाइए यहाँ पे, ये हमारे होम मिनिस्टर, सेंट्रल वाले। आपको पता है ना, इनको एक और पोर्टफोलियो मिला हुआ है, सहकारिता मंत्रालय भी ये संभाल रहे हैं, सहकारिता, ठीक है? ये भी याद रखिएगा। अभी इन्होंने बात किया, जो विदेशी भाषा है, जो हम पे थोपा गया है, जैसे अंग्रेजी जो है, इंग्लिश जो हम लोग पढ़ते हैं, ये सब क्या है? अगर आप देखोगे, ब्रिटिश जो यहाँ पे आया था, वो लोग इंग्लिश लेके क्यों लेके आया था? क्योंकि उसको भारत से सस्ते क्लर्क चाहिए था, मज़दूर चाहिए था सस्ता, जो इंग्लिश भाषा को जानता हो, क्योंकि उसको अपना प्रोडक्ट भारत में बेचना था, ठीक है? और अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी कौन देगा? यहाँ के जो लोग हैं, तो इंग्लिश का ज्ञान हो, भाषा का ज्ञान हो, इसलिए यहाँ पे जो है ना, इंग्लिश को भारत में लेके आया गया था। ये भारत का इम्प्रूवमेंट नहीं चाहते थे, बल्कि ऐसा वर्ग क्रिएट करना चाहते थे, जो हमारे प्रोडक्ट के बारे में जाने, वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या करे? एडवर्टाइज़ करे, लोगों को बताएँ कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करना है। साथ ही जो भी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जितना भी गवर्निंग वाला काम करता था ब्रिटेन लोग, ठीक है? उसको ऑपरेट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए था, एम्प्लॉयी चाहिए था। अब वो लोग जो है ना, अमेरिका, अब मान लीजिए बाहर से लेके आ रहा है ना, तो रहन-सहन के लिए, ठीक है, सैलरी बहुत महँगा पड़ता था। मान लीजिए जो बाहर से लेकर अपने देश से लेकर आ रहा है ना, उसको ₹100 मंथली दे रहा था। लेकिन उसने सोचा कि हम यहाँ के लोगों को ही जो है ना, इंग्लिश का माध्यम, जो अंग्रेजी भाषा सिखा देते हैं, और इसको जो है ना, ₹10 मंथली के बेसिस पे हम लोग रख लेंगे। देख रहे हैं ना? जो पहले ₹100 लगता था, अब ₹10 में उसको क्या मिल गया? काम करने वाला लोग मिल गया, ठीक है? तो उसका इंटेंशन यही था, ब्रिटेन वाला लोग का। यहाँ पे सस्ते क्लर्क, सस्ते जो होते हैं ना, जो निचले पायदान पे काम करने वाले लोग हैं, ऐसे ऐसे वर्ग के लिए जो है यहाँ पे हम भारत से ही क्या कर लें? रिक्रूट कर लें। इसका मोटिव ये था अंग्रेजी लाने का भारत में। लेकिन अभी आपने देखा ना कि जो अंग्रेजी भाषा है, वो हमारी भारतीय भाषा को कैसे नुकसान पहुँचा रहा है। जैसे हमारा तमिल हो गया, ठीक? हमारा बांग्ला हो गया, ये सब भाषा को क्या कर रहा है? कमज़ोर कर रहा है। हमारा हिंदी हो गया, क्योंकि आप देखोगे ना, हर जगह अंग्रेजी का प्रचलन ज़्यादा चल रहा है। अब हमारे इंडियन में भी देखोगे ना, जो लोग अंग्रेजी भाषा सीख लेंगे ना, चाहे उनको ज्ञान हो चाहे नहीं हो, ठीक है? अंग्रेजी भाषा सीख लेंगे, बस अंग्रेजी झाड़ते रहेंगे सब जगह, और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम बहुत बुद्धिजीवी हैं, ठीक है? उनको पता नहीं होता कि अंग्रेजी सिर्फ़ भाषा ही है, ठीक है? और इन्होंने कहा कि हमारा जो इंडियन लैंग्वेज, जैसे तमिल हो, बांग्ला हो, हिंदी हो, कन्नड़ हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो, संथाली हो, सारी जो इंडियन लैंग्वेज है ना, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इन्होंने कहा कि जो कुछ हम लोग सीखते हैं, जो हमारा माइंड चीज़ों को ऑपरेट करता है, प्रोसेसिंग करता है, अगर मदर लैंग्वेज में करेंगे ना, तो हम लोग अपने ज्ञान का सर्वोत्तम उपयोग कर पाएँगे, ठीक है? ये तर्क बहुत ही अच्छा है कि अपने भारतीय भाषा को जो अपने देश में लागू करें। सिर्फ़ बांग्ला को ही नहीं, सिर्फ़ तमिल को नहीं, सिर्फ़ हिंदी को ही नहीं, सारे भारतीय लैंग्वेज, ठीक है? हज़ारों लैंग्वेज हैं हमारे देश में, उसको प्रमोट करना चाहिए।
क्लियर है? चलिए। और अंग्रेज़ी सीखना कोई गलत बात नहीं है, अंग्रेज़ी जो है सीखना चाहिए, तभी तो हम लोग समझ पाएँगे ना कि बाहर जो फ़ॉरेन के जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, नोवेल लिखे हुए हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो लोग तो अंग्रेज़ी माध्यम में ही लिखेंगे, तो हम लोग को जानना चाहिए कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, ठीक है? इसलिए अंग्रेज़ी भी इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, ये है एडिटोरियल पेज, ओके? और यहाँ पे जो बात किया गया ना, हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है, वो क्या कर रहा है? ग्रोथ कर रहा है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ चुनौतियाँ भी हैं, उसके बारे में बात करेंगे। मेंस में क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि भारत जो है ना, एक तरफ प्रगति कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बाधाएँ को भी सामना कर रहा है। वो बाधाएँ क्या है? चर्चा करें। पहला क्वेश्चन, भारत जो है ना, 2047 तक अगर विकसित बनना है, तो किन-किन सेक्टरों में काम करना होगा? तो जो-जो बाधा बन रहा है, उन सेक्टरों को मजबूत करना होगा, ठीक है? 2 क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्या हो गया? भारत ने अपने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं 1991 से लेकर अब तक? के बारे में चर्चा करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ वो चीज़। और हमें आगे क्या करना चाहिए? हमें अपने अभी आप देखोगे इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि भारत जो है ना, पहले 10th नंबर पे होता था इकोनॉमी में, आज ये 4th नंबर पे हो गया। किसको पछाड़ के? जापान को पछाड़ के। अभी अमेरिका है, चाइना है, फिर है जर्मनी, ठीक है? उसके बाद अपना भारत है, इंडिया। तो अभी 4th नंबर पे आ गया है और भारत का ना 4 ट्रिलियन इकोनॉमी डॉलर का जो है ना बन चुका है। 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का हमारा क्या बन गया है? अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो इसके पीछे कुछ कारण होंगे ना, ऐसे अचानक तो भारत नहीं बन गया। तो भारत ने क्या-क्या कदम उठाए? तो देखिए कौन-कौन सा कदम उठाए? तो 1991 में यहाँ पे लिख देते हैं आपको ताकि आप समझ पाएँ। 1991 में एलपीजी रिफॉर्म लेके आया गया था भारत के द्वारा, ठीक है? फिर देख लीजिए यहाँ पे, मैंने टिक करके रखा हुआ है। उसके बाद आप देखोगे जो 1991 में एलपीजी था, लिबरलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन, ठीक है? यहाँ पे ग्लोबलाइज़ेशन में तो परमिट सिस्टम था उसको हटाया गया था। फिर बहुत सारे जो सेक्टर है ना, प्राइवेट प्लेयर के लिए खोले गए। बहुत सारे नियमों को हटाया गया। जो गवर्नमेंट हस्तक्षेप था उसको कम किया गया। साथ ही यहाँ पर देख लीजिए कोविड-19 आया, कोविड-19 तो वहाँ पे भी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को यहाँ पे लॉन्च किया गया। साथ ही जो लेबर रिफॉर्म था ना, लेबर रिफॉर्म किया गया। पूरे लेबर रिफॉर्म को 4 टेक्स्ट में इसको तब्दील कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए दिवाला और शोधन, ठीक है? आईबीसी रिफॉर्म लेके आया गया। आईबीसी रिफॉर्म लेके आ गया। फिर पीएलआई जो है यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव लेके आया गया। यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है? जो ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए लाया गया। साथ ही यहाँ पे और कुछ है? नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे चैलेंजेस पे। भारत के सामने क्या चैलेंजेस हैं? तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पर बात करना होगा हमें। हाँ, तो ये जो तमाम रिफ़ॉर्म किए गए, इस रिफ़ॉर्म का परिणाम क्या हो गया? आज भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड में बन चुका। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आईएमएफ का डाटा बता रहा है, ये वर्ल्ड बैंक बोल रहा है। भारत तो बोल ही रहा है, लेकिन इसका पुष्टि कौन कर रहा है? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। पूरा विश्व जो है ना, भारत की प्रगति, भारत की जो ग्रोथ है, उससे अचंभित है कि भारत इस महामारी के दौर में भी कैसे ग्रोथ कर रहा है। ठीक है? चलिए। तो इसका इम्पैक्ट क्या हो गया? रोज़गार सृजन, फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो आकर्षण हुआ, हमारा प्रतिस्पर्धा बढ़ा, हमारी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसमें इम्प्रूव हुआ, जो आयात पे निर्भरता हुआ वो कम हो गया और आज हम वर्तमान में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। ये तो ठीक है, भारत ने जो कदम उठाया उसका परिणाम ये देखने को मिला। लेकिन चैलेंजेस क्या है? आज जो है ना लो इनकम जो है ना ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लो इनकम ग्रोथ। फिर आप देखोगे इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन, फिर आप देखोगे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, ठीक है? ये सब जो है ना भारत के विकास में रोड़ा बन रहा है, बाधा बन रहा है, ध्यान रखिएगा। और अगर हम ले बात करें तो अभी भारत को क्या करना चाहिए? भारत को जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी, लोगों का परचेज़िंग पावर बढ़ेगा, लोग खर्च कर पाएँगे। फिर जो शहरी और ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था में जो गैप है, वो फुलफिल हो पाएगा, वो भर सकेगा। और हमें जो सोशल सेक्टर है जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, तमाम चीज़ों पे खर्च करना होगा। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे ब्रिक्स सम्मेलन, कहाँ होगा?
12वां जो है ना ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होगा? अपना भारत में होगा। कुल अभी पता है ना ब्रिक्स में कितना मेंबर है? 10 मेंबर है, 10 सदस्य हैं, ठीक है? तो उसमें से जो ब्रिक्स है ना, आप देखोगे कौन-कौन सा मेंबर है? ब्राज़ील, रूस, चाइना, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया शामिल है। ये 10 मेंबर का नाम यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है? इम्पोर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व, ठीक है? फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो है ना, अभी भारत का कितना हो गया? 691 अरब डॉलर हो गया है। और 2024 का अगर आप डेटा देखोगे ना सितंबर का, तो भारत ने 704 अरब डॉलर का अमेरिकी डॉलर का क्या किया था? आंकड़े को पार किया था। याद रखिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, उसमें 4 मद को या चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। एक होता है फॉरेन करेंसी एसेट, ये क्वेश्चन पूछा गया है। गोल्डन रिजर्व मतलब गोल्ड रिजर्व, ठीक है? आईएमएफ के पास जो भारत का रिजर्व है वो, और एसडीआर, ये क्वेश्चन जो है ना बीपीएससी में पूछ लिया गया है, ठीक है? 68 वाला में पूछा है और इससे पहले भी एग्जाम में पूछ लिया है, ओके? सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है चारों में से? एफसीए का है, ये भी याद रखेंगे आप। यहाँ पे सारा डेटा लिखा हुआ है। अभी भारत के पास कितना है पता है? फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है ना, उससे 11 मंथ का इम्पोर्ट भारत कर सकता है। अब आएँगे हम लोग यहाँ पे भारत व इटली बेईमानी के हाँ, अभी भारत और इटली के बीच में कुछ समझौता हुआ है। भारत और इटली, यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अभी हाल ही में जो है ना ऊर्जा को लेकर, विनिर्माण को लेकर, वाहन को लेकर और विमानन क्षेत्र को लेकर किन देश के साथ समझौता हुआ है? तो ये जो है ना इटली के साथ हुआ है, याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन बिहार में पूछे गए हैं। अभी देख लीजिए भारत और चाइना के बीच जो द्विपक्षीय जो संबंध है ना, उसमें सुधार हो रहा है। चाइना जो है भारत के साथ बात करने के लिए राजी हो रहा है, मतलब मना रहा है भारत को, क्योंकि भारत जो है ना पाकिस्तान, चाइना ये सब जो है ना भारत को धोखा देने वाली कंट्री है। लेकिन अपने जो रिश्ते को मजबूत किया जा रहा है। ओके? तो यहाँ पे मजबूती के करने के लिए कदम उठाए गए हैं। वह है मानसरोवर यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा, ठीक है? तो भारत भारत से लोग जाते हैं यहाँ पे, पता ना, हमारे ये धार्मिक स्थल है। यहाँ पे बौद्ध के लोग भी जाते हैं, जैन धर्म के लोग भी जाते हैं, हिंदू लोग भी जाते हैं यहाँ पे, सिख लोग भी जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे देख रहे हैं लिपुलेख दर्रा, उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा है, तो पासिस बोलते हैं। और सिक्किम में क्या है? नाथुला, नाथुला दर्रा, तो नाथुला पासिस बोलते हैं। ये दोनों फैक्ट याद रखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसी रास्ते से जो है ना कैलाश मानसरोवर जो है यात्रा किया जाता है। ये अफ्रीका, अफ्रीका का जो है ना फिजिकल मैप है। मैंने क्यों लिया? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला हॉर्न ऑफ अफ्रीका देख लीजिए, इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसमें कितने कंट्री है ना? 4 कंट्री है। इथियोपिया आता है इसमें, ठीक है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का लोकेशन देख लीजिएगा। उसके बाद ग्रेट रिफ्ट वैली, यहाँ पर देख लीजिए, ग्रेट रिफ्ट वैली, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है अफ्रीका में। ये मोजाम्बिक चैनल दिख रहा है ना, ये मेडागास्कर, ये अफ्रीका, दोनों के बीच में मोजाम्बिक चैनल है, ये भी याद रखिएगा। होप ऑफ गुड होप दिख रहा है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, अफ्रीका का सॉर्दर्न पास्ट है। ये कालाहारी डेजर्ट दिख रहे हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी याद रखेंगे आप। साहेल भी याद रखिएगा, ये अफ्रीकन का क्षेत्र है साहेल, ठीक है? फिर सहारा डेजर्ट याद रखिएगा, नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट है ये सहारा डेजर्ट। फिर एटलस माउंटेन्स याद रखिएगा, ये अफ्रीका में है, ओके? नाइल रिवर कहाँ बहता है? तो ये अफ्रीका में बहता है, ये भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पे रेड सी देख रहे हैं ना, और यहाँ पे इंडो इंडियन ओशन देख रहे हैं, ठीक है? ये भी फैक्चुअल याद रखेंगे। गल्फ ऑफ गुइना भी याद रखेंगे आप। अभी बार-बार इसको देखेंगे, 2-3 बार देखेंगे ना, चीज़ें हमें याद हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रशिया यूक्रेन को लेकर हम लोग देख रहे थे। बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया और मोल्डोवा, ये सारी यूक्रेन के साथ बाउंड्री साझा करते हैं। ब्लैक सी में रशिया और यहाँ पे रोमानिया और यहाँ पे यूक्रेन, तीनों कंट्री यहाँ पे साझा करते हैं, रोमानिया और यूक्रेन और रशिया। फिर देख लीजिए इज़राइल अभी चल रहा है, अभी देखेंगे आपने खबर में, तो इज़राइल जो हमला कर रहा है गाज़ा पे,
इज़राइल जो है ना इजिप्ट के साथ, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान के साथ बाउंड्री साझा करता है। अफ़गानिस्तान जो है ना तजाकिस्तान के साथ, उज़्बेकिस्तान के साथ, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, भारत और चाइना कुल 7 जो है ना कंट्री के साथ बाउंड्री साझा करते हैं, इसको याद रखेंगे आप। गोल्डन क्रिशन, गोल्डन ट्रायंगल को बार-बार हम लोग ज़िक्र कर रहे हैं, अफ़ीम वाला क्षेत्र है, याद रखेंगे। ये कोल वाला क्षेत्र है, जैसे कि झारखंड में आप झरिया, बोकारो, छत्तीसगढ़ में कोरबा, आप इसको याद रखिएगा। रानीगंज, वेस्ट बंगाल में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर देख लीजिए साउथ वाले पहाड़, नीलगिरी, डोडाबेटा, अनायमुडी, कार्डमम। नीलगिरी, उसके नीचे कौन-सा है? अनायमुडी, उसके नीचे कौन-सा है? डोडाबेटा हो गया, अनायमुडी हो गया, ठीक है? ये डोडाबेटा यहाँ पे होगा। फिर अनायमुडी, यहाँ पे हो जाएगा कार्डमम हिल्स, तो आप याद रखेंगे। ये गोदावरी, ये भीमा, ये कृष्णा, ये तुंगभद्रा, ये पेन्नार, तो नदियों का लोकेशन भी याद रखेंगे। फिर यहाँ पे वेस्टर्न जो पोर्ट है, कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मोरमुगाँव, न्यू बैंगलोर, कोच्चि। ईस्टर्न में क्या है? कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, इन्नौर, तूतीकोरन है। फिर यहाँ पर देख लीजिए पर्वत, काराकोरम रेंज, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल पूछा गया एग्ज़ाम में, पूछेगा भी। इंडस अभी न्यूज़ में चल रहा है, ट्रीटी को लेकर 1960 वाला, उसके जो ट्रिब्यूटरी है, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, याद रखेंगे आप। अभी नॉर्थ ईस्ट, अभी न्यूज़ में चल रहा है, मणिपुर को लेकर, नागा हिल्स, ठीक है? पटकाई बूम, बिहिर हिल्स, डाफला, गारो खासी जयंतिया पूछ लेता है एग्ज़ाम में। मणिपुर न्यूज़ में चल रहा है ना, तो नागालैंड सीमा साझा करता है मिज़ोरम के साथ और असम के साथ, ये भी याद रखेंगे। और ये क्या है? अच्छा हाँ, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो हमारा जो पेड कोर्स चल रहा है, ठीक है? तो सारे ग्रुप बना दिए गए हैं, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, आप लोग जो है ना पेमेंट करेंगे और अपना स्क्रीनशॉट को जो है शेयर करेंगे हमारे साथ और आपको ऐड कर दिया जाएगा। बस अपना नाम लिख दीजिएगा, जब आप पेमेंट करते हैं और पेमेंट कंप्लीट करने के बाद अपना नाम और अपना शहर का नाम लिख दीजिएगा, आपको ऐड कर लिया जाएगा। इसमें क्या मिलेगा आपको? अगर आप मान लीजिए ग्रुप को जॉइन कर लिए, तो आपको मिलेगा यहाँ पे जो पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इंटरनेशनल और नेशनल जो करंट अफेयर है, बिहार स्पेशल, सारे के नोट्स जो है ना आपको मेंस के दृष्टिकोण से दिया जाएगा, ठीक है? लेकिन जो कि एग्ज़ाम है 71 बीपीएससी का पीटी भी रहेगा, उससे संबंधित आपको कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट या नोट्स भी शेयर कर दिए जाएँगे, तो आपको एग्ज़ाम में क्वालीफाई करने के लिए मदद करेगा, ठीक है? और जो मेंबर बनेंगे उनके लिए स्पेसिफिक वीडियो भी रहेगा जो सिर्फ़ प्राइवेट रहेगा और वो आप ही लोग देख पाएँगे, बाकी लोग देख नहीं पाएँगे। और इसमें बीच-बीच में आपको मेंटरशिप भी दिया जाएगा, कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो कॉल कर सकते हैं, 2 नंबर रहेगा। एक तो हमारा ये नंबर है, जो हमारे ऊपर का पीडीएफ में दिख रहा था, या आप अकाउंट पेमेंट भी यहाँ पे कर सकते हैं। क्यूआर स्कैन भी कर सकते हैं यहाँ पे, नाम शो करेगा यहाँ पे, ठीक है? तो जो भी इंटरेस्टेड है जुड़िएगा और बाकी जो ये न्यूज़पेपर है उसको तो हम अपने जीएस कुटुंबकम पे जो है शेयर करेंगे ही करेंगे, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है। ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता है। हाँ, जो लोग जुड़ना चाहते हैं फिर से लिंक जो है आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप इस पीडीएफ के लिए जुड़ सकते हैं। ओके? चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।